नमस्कार दोस्तों, ये है मनी महेश यात्रा 2025। हमने लगभग 10 बजे राजपुर से ये यात्रा शुरू की थी। उसमें गाड़ी में हम 14 लोग बैठे हैं और बारिश काफ़ी लगी हुई थी सवेरे जब हम घर से निकले थे, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश कम हो रही है और ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा जो है वो आगे भी ठीक रहेगी, बारिश नहीं होगी, मौसम साफ़ ही लग रहा है। घर से निकलने से पहले एक ग्लिच हो गया कि इसी जगह पे थोड़ा सा रिमाइंड हुआ कि कैमरा तो मैंने डाल लिया है, लेकिन कैमरा की बैटरी घर में ही भूल आया, क्योंकि चार्जिंग पे लगाई थी और दोनों बैटरियां वहीं पे रह गई। फिर कोशिश करते रहे कि चंबा में कैमरा की बैटरी मिल जाए, किराए पे मिल जाए, नहीं मिल जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बैटरी नहीं मिली। तो फिर मन में यही था कि अब आईफोन है तो उसी से वीडियो बनाया जाए, फ़ोटोग्राफी की जाए। तो फॉर्चुनेटली पावर बैंक डाला हुआ था, तो पावर बैंक के सहारे और इसमें मैंने आईफोन को भी, मेमोरी को भी काफ़ी हद तक खाली कर लिया था। कम से कम 15-20 GB उसमें शेष बची थी। तो थोड़ा सा मन हल्का हुआ, महसूस हुआ कि अब फ़ोटोग्राफी हो पाएगी। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि कैमरा की बैटरी का तो कोई प्रावधान हुआ नहीं। वैसे मैंने बड़ा अच्छा कैमरा डाला हुआ था, लगभग 100-400 का लेंस था, जिससे हम जो कैलाश पर्वत है उसके बहुत ही बढ़िया और क्लोज़ फ़ोटोज़ ले पाते, लेकिन वो हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कैमरा, इसका फ़ोन ही है। तो एनी हो, हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया से फ़ोटोग्राफ़ी करें, वीडियोग्राफी करें और आपके समक्ष वीडियो रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में आपको मैं दिखाऊंगा। एक मैं तो मनी महेश से पहले तक का वीडियो है, और उसके अगला जो हिस्सा है वो आगे बाद में 2 दिनों के बाद रिलीज़ होगा। तो ये रास्ता भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कौन कौन सी जगह हैं, इसको भी ऊपर टाइटल में दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इस जगह पे रजिस्ट्रेशन होती है लाड़ू में, तो आगे जो रजिस्ट्रेशन का चक्कर नहीं पड़ता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ना हो तो आगे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। कितने लोगों ने मनी में विज़िट किया उसका इनके पास थोड़ा आइडिया रहता है। तो इस जगह पे मौसम थोड़ा सा बारिश हुई थी, तो काफ़ी ख़राब रोड था यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर साहब बहुत चुस्त हैं, जिन्होंने गाड़ी को बहुत ही बढ़िया से निकाला है, बड़ी अच्छी ढंग से ये ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम चुवाड़ी से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं, तो चुवाड़ी का भी बड़ा खूबसूरत शहर नज़र आता है ऊपर से, ये देखिए आप। और ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं दूर से देखने में। पास में तो शायद ना लगते हों, लेकिन दूर से बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर एक भंडारा लगा हुआ था भोले बाबा का, तो सभी ने यहाँ पर लंगर छका और बड़ा आनंद आया, बहुत ही बढ़िया इन्होंने खाना बनाया था। और इसके बाद हम अभी जोत पहुँचने वाले हैं। तो जोत भी एक बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर देसी बर्फ़ी मिलती है, तो देसी बर्फ़ी का आनंद यहाँ पे उठाते हैं। अभी चाय भी पियेंगे यहाँ पर, और
देसी बर्फ़ी भी खाएंगे। और जब वापस लौटेंगे तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ मिलती हैं और बहुत ही देसी किस्म की, वो हमारे कांगड़ा में नहीं होती। हम पहुँच चुके हैं चंबा के जोत में, और यहाँ से चवाड़ी से जब हम ऊपर चढ़े थे तो यहाँ बहुत ही चढ़ाई है, बहुत मोड़ हैं, लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब टॉप पे पहुँचते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर एक चाय की दुकान है और यहाँ पर बर्फ़ी मिलती है, और पुरानी बर्फ़ी की दुकान है ये, और खोया की बर्फ़ी है, शुद्ध दूध की बर्फ़ी है ये। कपूर ढाबा है यहाँ पर। ये जब आप चंबा की तरफ जाएंगे तो ये राइट साइड में पड़ता है ये। तो ये बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी यहाँ पे देसी बर्फ़ी बनती है। ये मेरे मित्र हैं साथ में रवि पंडित जी, तो थोड़ा सा आप लोग टेस्ट करेंगे। तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं बर्फ़ी कैसी है। बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस। तो मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी चंबा आएँ तो ये कपूर ढाबा में ज़रूर बैठें। चाय तो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ी देर पहले हमने चाय पी तो चाय बहुत ही टेस्टी थी, और बर्फ़ी भी ये बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी है ये। थैंक यू वेरी मच। जोत से टॉप से जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए कि इसकी ब्रेक्स के ऊपर कम पैर हो और हैवी गियर में गाड़ी चलाएं, क्योंकि ब्रेक्स गर्म हो जाते हैं और थोड़ा सा ख़तरा रहता है अगर स्पीड से ज़्यादा गाड़ी हो तो। ये सामने देखिए चंबा का शहर, ये जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये राजा की बिल्डिंग है, और आजकल यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज यहाँ पर चलता है। और ये पूरा देखिए शहर, बहुत बड़ा शहर यहाँ पे हो गया है, पर दुर्भाग्यवश ये लगता है कि जैसे कंक्रीट का जंगल पैदा हो गया है। इतनी ज़्यादा डेंसिटी एक छोटी सी जगह में थोड़ा सा ख़तरे से खाली नहीं होता, क्योंकि पहाड़ियों में जो घर बन रहे हैं वो थोड़ा सा अब चिंता का विषय है, क्योंकि पानी से इसकी नींव फाउंडेशंस लूज़ हो जाती हैं। लेकिन एनी हाउ ये चंबा का चौगान है, ये ऐतिहासिक जो चंबा का मिंजर मेला है, तो मिंजर मेला यहाँ पे ही लगता है इस चौगान में। तो हम वो बैटरी ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, तो ये था कि कुछ चंबा से थोड़ा सा आगे गए थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये बताया लोगों ने जो ऊपर से आ रहे थे कि 1 घंटा पहले से था जाम, तो 1 घंटा अभी और लगने वाला है। तो मणि महेश की यात्रा जो है वो यहीं से लगभग शुरू हो जाती है। चंबा से जब थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो अभी ये देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी लंबी ये लाइन लगी हुई। अभी देख सकते हैं आप, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ये। तो ये देखिए दूसरी तरफ ये नीचे रावी चल रही है। ये रावी का पानी बहुत ही मटमैला सा पानी है ये। ये गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, मिट्टी बिजी हुई है। यहाँ जहाँ भी देखेंगे बहुत प्यारी सीनरी आपको नज़र आएंगी है, कितना सुंदर लग रहा है ये। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर के बाद आपको छोटे छोटे ये झरने नज़र आएंगे पानी के, और बहुत ही स्वादिष्ट पानी होता है यहाँ का, मीठा पानी होता है। ये देखिए लोग यहाँ पर बोतल भर कर के ले जाते हैं, और बहुत ही ठंडा पानी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पहाड़ों से, इस तरह से पानी जो है आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। लगभग आधे किलोमीटर से हम आ रहे हैं, ये आधा किलोमीटर लंबा ये जाम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर ये रास्ता बंद है गाड़ियों के आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि कहाँ पर रास्ता बंद है, तो ये जगह है, यहाँ बैरिकेडिंग हुई है ये। और यहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, ट्रैक बजूकी
बासुकी नाग यहाँ पे ट्रैक है 5 किलोमीटर, चित्राड़ी 37 किलोमीटर है, और मेला विलेज है उस साइड, और जालपा देवी टेम्पल, जालपा माता, और एक ट्रैक और है नवासी पहाड़, और होली का जो रोड है वो सीधा है, ये 62 किलोमीटर। यात्रा के दौरान रास्ते में लंगर खाना और डांस करने में अपना ही मज़ा है। ये दोस्तों रात का 1 बज चुका है, और यहाँ पर भरमौर के थोड़ा सा पीछे ट्रैफिक बंद हो गया है, गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही हैं। यहाँ से पैदल ही आगे मणि महेश की तरफ, हड़सर की तरफ जा रहे हैं। अभी सफ़र शुरू कर दिया है। हड़सर यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर है, फिर उसके बाद आगे चढ़ाई शुरू होगी। ये है भरमौर का 84 मंदिर का गेट, यहाँ से एंट्री, यहाँ से ऊपर हेलीपैड भी है और 84 मंदिर भी है। हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ से जो भरमौर का हेलीपैड है इसके थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर वो हेलीपैड है, वहाँ से हेलीकॉप्टर मिलता है। और ये 84 मंदिर जो है यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर है। यहाँ पर ये बरमानी माता हम पहुँच गए हैं, लगभग 2:15 बजे का टाइम है रात का, और ये देखिए लोग अभी यहाँ पर नहा रहे हैं, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और ठंडे पानी में देखिए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग। तो मणि महेश जाने से पहले लोग यहाँ पर बरमानी माता के दर्शन ज़रूर करते हैं, उसी दर्शन करने के बाद ही ये जो मणि महेश की यात्रा है वो सफल मानी जाती है। इस समय ठंडे पानी से नहाना बड़ा हिम्मत का काम है। ऐसा लेट यहाँ तो पहले आदेश निकाल ले, अंदर लेट ही बात अंदर है ना, सब भेजो ना करो। ये है बरमानी माता का मंदिर, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और जो भी उन्होंने पहले कोई उनकी मन्नत पूरी हुई हो तो यहाँ पर उस हिसाब से चढ़ावा जो वो यहाँ पे चढ़ाते रहते हैं, और बहुत ही लोग माता के ऊपर विश्वास करते हैं। और सबसे पहले मणि महेश से पहले यहाँ का स्नान होता है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। जो यहाँ पर नहीं आ सकते तो दूर से ही दर्शन जो है वो मान्य है। सवेरे के लगभग 4:30 बज चुके हैं, और हम 84 के मंदिर, जो भरमौर में 84 मंदिर है उसके परिसर में हैं, और बहुत ही अलौकिक दृश्य यहाँ पर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लोग कतारों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए खड़े हैं, और
बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लाइटें चारों तरफ जली हुई हैं। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए बैल के कानों में अपना जो प्रश्न है वो रखते हैं, ताकि वो सूचना जो है वो शिव भगवान के पास पहुंच जाए। ये देखिए बैल के पाँव के नीचे से लोग आस्था के तहत ये निकल रहे हैं, देखिए। और बहुत ही ये इस तरह का जो लोग परफॉर्म करते हैं तो ये इसमें बड़ा ही आनंद आता है। ये देखिए ये एक देवदार का बहुत ही बड़ा पेड़ है। इसका जो नीचे डायामीटर है, जो व्यास है इसका, वो लगभग 5-6 फुट का है। और इसका जो घेरा है वो कम से कम 20 फुट का होगा। तो ये सवेरे अब मंदिर में जो मूर्ति है उसकी जो पूजा है वो हो रही है। तब तक क्योंकि लाइनों में लोग लगे हैं तो साथ में और मंदिर भी हैं, तो उनके दर्शन कर रहे हैं। ये धर्मराज का एक कलौता मंदिर है ये देखिए। ये इस तरह का कोई मंदिर धर्मराज का आपको कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेगा। और ये है उत्तरा ढाई पौड़ी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। यहाँ से पैदल यात्रा ये शुरू अब होने जा रही है। हम पहुंच चुके हैं और कल से ये यात्रा रुकी हुई है क्योंकि कल कुछ रास्ते में प्रॉब्लम हो हड़सर। गई थी। ये देखिए हड़सर में लगभग 2 दिन से, एक दिन पहले से ये यात्रा शुरू हुई। जाम लगा हुआ है काफ़ी इकट्ठी क्योंकि हो गई है। यात्रा स्थगित कर दी गई थी। और ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही मात्रा में जमा हो गए हैं। बहुत लंबी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। अब ये डिमांड कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि इनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इसमें पता लगा कि रास्ते में कुछ स्लाइड आया था, तो उससे एक दुर्घटना भी हो गई थी, तो इसलिए यात्रा को रोका गया था। लेकिन अब इजाज़त मिल गई है और लोगों को एंट्री मिल गई है। अब लोग अंदर जा रहे यहाँ हैं। पर इतनी गाड़ियाँ रास्ते हैं पे जो जहाँ गेट है नजर उसको जाती है वहाँ तक किया है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये देखिए आप, पूरी सड़क भरी हुई है। इतनी ही दूसरी तरफ है। वैसे देखा जाए तो ये यात्रा जो है मणिमहेश की यात्रा, वो इस पॉइंट से जहाँ से हमने चलना शुरू किया है, हड़सर जिसको कहते हैं, ये लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा है। और ये बहुत ही कठिन यात्राओं में एक है, इतनी आसान नहीं है। ये जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो ये इनको मालूम है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पहली बार जा रहे हैं, कुछ लोग हर साल जाते हैं, कुछ का दूसरा तीसरा नंबर होगा। मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। तो हमें मालूम है कि कितना समय जो है वहाँ पहुँचने के लिए और कितनी हिम्मत जो है वो जुटानी पड़ेगी। तो जब यात्रा शुरू करते हैं तो उसका एक नियम होता है। नियम ये है कि जैसे, क्योंकि उस रास्ता एक ही है और कच्चा रास्ता है, उसमें घोड़े भी चलते हैं और आदमी भी चलते हैं। तो एक यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है कि घोड़े जो हैं वो ओपन एंड की तरफ चलेंगे और आदमी जो हैं वो पहाड़ी की तरफ चलेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और घोड़े वाले जो हैं वो सीटियाँ बजाते रहते हैं ताकि पता चल जाए कि घोड़े आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी तंग है। ये देखिए घोड़े भी साथ में आ रहे हैं और जो आदमी हैं वो ऊपर की तरफ, जहाँ पर
पहाड़ी होती है उस तरफ आदमी चलते हैं, और जहाँ पे नदी या खड्ड होती है उस तरफ जो है वो घोड़े चलते हैं, एक नियम बना। हाँ तो दोस्तों, हम इस वक्त धनछो से लगभग 1 किलोमीटर पीछे हैं, यानी कि अभी तक हमने 4 किलोमीटर कवर किया है। तो धनछो जो 5 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर 8 किलोमीटर बचता है। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, और यहाँ पर अभी खीरा, क्योंकि खीरा से थोड़ा सा उसमें नमक भी होता है, तो ये खीरे से थोड़ा सा हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया खीरा है ये। प्लीज़ हाँ ऐप कुकुम्बर बंद कर दे सर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो चलने के नियम, वो एक नियम तो ये है कि एक साइड में चलेंगे। दूसरा ये है कि जब यात्रा शुरू होती है, जब शुरू करते हैं तो तेज़ शुरू नहीं करनी है, फास्ट शुरू नहीं करनी है कि तेज़ कदमों से, क्योंकि शुरू में एनर्जी बहुत होती है और थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है और मसल्स में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर धीरे धीरे स्टेप्स उठाएंगे शुरू में, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके टेरेन के हिसाब से अगर वो प्लेन है तो थोड़ा तेज़ चल सकते हैं, लेकिन स्टेप्स वाला रास्ता होता है तो उसमें बच कर के भी चलना है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़े टिक करके चलना होता है, और साइड में भी क्योंकि घोड़े भी आते जाते रहते हैं तो ध्यान से चलना है। और आगे जैसे स्टेप्स उठाते हैं, चढ़ाई है, चढ़ाई में थोड़ा सा लीन हो करके आगे की ओर झुक करके चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत पीठ में वजन हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वजन होगा तो बैलेंस बना रहेगा। झुक करके चलना है और मुंह खोल करके नहीं चलना है, क्योंकि कई बार मुंह खोल करके सांसें लेनी पड़ती है ज़ोर ज़ोर से, तो उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। तो थोड़ा सा मुंह को बंद रखना है और नाक से सांस लेनी है और लंबी लंबी सांसें लेनी है, क्योंकि यहाँ तो नीचे तो अभी वेजिटेशन है। थोड़ा सा जब ऊपर चढ़ेंगे तो उसमें वेजिटेशन कम होती जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, क्योंकि जितना जितना हम ऊपर चढ़ते हैं उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। भले ही ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ठीक होती है, मतलब 20% ही होती है साइंटिफिक जो कंपोजिशन है एयर का, लेकिन वो उसका जो वॉल्यूम है वो मतलब उसी वॉल्यूम में कम ऑक्सीजन होती है। रेशियो जो है वो ठीक है, 20% ही है बाकी गैसेस के मुकाबले, लेकिन ऑक्सीजन की कमी रहती है। वो एक लॉ है कि अगर प्रेशर कम होगा तो उसमें जो कंटेंट्स हैं, वॉल्यूम एयर, जिसमें एयर कंटेंट्स चाहे किसी भी चीज़ के हैं, उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है उसी वॉल्यूम में। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो एयर की मात्रा उसमें कम आएगी, क्योंकि प्रेशर कम है। तो इस तरह का एक साइंटिफिक नियम होता है। तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन की जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। हालांकि इस यात्रा में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती नहीं है, ऊपर तक ही नहीं होती, लेकिन फिर भी कईयों को महसूस हो सकती है। जो आदी नहीं है चलने के पहाड़ियों में, तो उनको थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, एनर्जी की थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन उसके लिए मेडिकेशंस होती हैं, कैंप्स लगे होते हैं, वो चेक करते रहते हैं, करवा सकते हैं आप। आपको ऐसा लगे कि ऑक्सीजन कम हो रही है, महसूस हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आए, तो
वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगे होते हैं। और आप देखेंगे कि रास्ते में खाने पीने की कोई कमी नहीं है और बहुत सारे लंगर यहाँ पर आपको मिलेंगे। हर 10-15 मीटर के बाद कोई ना कोई लंगर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और तरह तरह के खाने यहाँ पे बनते हैं। ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, उसके साथ खीर, पकोड़े, जो भी रिफ़्रेशमेंट होती है, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। सोने के लिए वहाँ पे अगर पूजा पाठ करना है, कीर्तन करना है, उसके लिए भी पूरा प्रावधान यहाँ पर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्योंकि कुछ डिवोटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और उनका हर साल का ये प्रक्रिया है। हर साल यहाँ पर वो कैंप्स लगाते हैं, यहाँ लंगर लगाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ये एक बड़ी यूनिक बात है यहाँ पर। तो जो श्रद्धालुगण बाहर से आते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा सामान लेने की ज़रूरत नहीं होती खाने पीने की। बाकी जो अपना रोज़मर्रा का जो सामान है वो डालना होता है। जैसे कुछ जोड़ी कपड़े, उसमें गर्म कपड़े भी चाहिए क्योंकि जब टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर ठंड लगती है, ठंडी, क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड वाटर है। तो वहाँ पर आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में स्टिक बहुत ज़रूरी है। स्टिक के बिना नहीं चलना चाहिए। तो स्टिक अगर है, ये आज 15 अगस्त है, देखिए झंडे भी, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर फहरा रहा है। ये एक बड़ी गौरव की बात है। तो स्टिक के साथ पूरा सहारा रहता है, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। जब ऊपर जाएंगे तब भी आपको स्टिक चाहिए और नीचे आएंगे तब भी स्टिक चाहिए। ये देखिए गोलगप्पे भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्रूट चाट है। तो हर तरह का आपको खाने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ लोग नहा करके वापस आ रहे हैं, उन्होंने छोटी छोटी कैनियाँ भर के ले रखी हैं। वो पानी जो है वो बड़ा शुद्ध है, वहाँ का पवित्र पानी है। तो लोग उसको घर ले जाते हैं और जो लोग यहाँ पे स्नान नहीं कर पाए हैं तो उस पानी में जो घर में जो नहाते हैं, उस पानी में थोड़ा सा उसमें मिला करके, तो वो ऐसा समझते हैं कि हमने भी स्नान कर लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक मान्यता है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो एक चीज़ नोट करेंगे आप कि भूख जो है वो कुछ ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगने पर ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। हाँ, ज़्यादा बार खा सकते हैं लेकिन एक टाइम में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खा लेंगे तो उसमें चलने में दिक्कत होगी और एक सुस्ती जैसी पड़ जाएगी, वो स्फूर्ति नहीं रहेगी। तो बार बार खाएं। फ्लूइड जो है वो ज़्यादा लेना है, खीरा वगैरह ज़्यादा खाना है। पानी की मात्रा जो वो ठीक रखनी है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चलेंगे तो पसीना आएगा। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो नमक और चीनी, नींबू का जो पानी है वो पीते रहना चाहिए ताकि पानी की मात्रा जो है वो बनी रहे। और बाकी भी चीज़ें, वैसे पानी की बोतल एक आध अपने पास रखनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी सिप लेना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि उस समय पानी उपलब्ध ना हो। तो वैसे तो पानी, क्योंकि पानी के साथ, नदी के साथ साथ ही चलते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर टैप्स लगाए हुए हैं, या जो लंगर लगाने वाले हैं उन्होंने भी पानी की व्यवस्था की होती है। पर फिर भी अपनी एक छोटी सी बोतल हो तो वो रखनी चाहिए ताकि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। यहाँ पर बिजली का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जनरेटर्स पहुँचा दिए हैं और कम्युनिकेशन का भी कोई यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। हाँ, धनछो तक
थोड़ा बहुत सिग्नल मिल जाता है जियो का, लेकिन उसके आगे नहीं मिलता है। तो अगर अपने बात करनी है, मैसेज करना है, तो धनछो से नीचे ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम धनछो पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। और बिजली का जो है, यहाँ पर कुछ सोलर लाइट्स भी लगी हैं, और मोबाइल चार्जिंग के लिए या कैमरा की बैटरी चार्ज करने के लिए टेंट्स में कईयों में प्रावधान है, वहाँ पर वो सोलर या जनरेटर्स वहाँ पर लगाए हुए हैं। ये जो पुल है ये धनछो से शुरू होता है, ये धनछो बिल्कुल इसके ऊपर है। तो ये एक यहाँ से जो लेफ़्ट साइड है, एक यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, उसको बंदर घाटी कहते हैं। लेकिन ये जो रास्ता राइट साइड जहाँ से जा रहे हैं हम, ये रास्ता जो है वो थोड़ा सेफ़ माना जाता है। यहाँ पर रास्ता भी थोड़ा चौड़ा है और स्टीप तो है, चढ़ाई तो है, लेकिन थोड़ा सेफ़ है, पत्थर गिरने का डर नहीं है। लेकिन ये जो बंदर घाटी है, इसमें थोड़ा पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ़ भी नहीं माना जाता। लेकिन आने के लिए कई बार इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये पहला दर्शन है धनछो का, ये जो सामने पानी गिर रहा है। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ ये अपनी प्राइवेट दुकानें भी हैं, सारे लंगर नहीं हैं। ये आप शॉपिंग खरीद करके भी अपना सामान, खाने का सामान ले सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर खाने का सामान ही बिकता है। ये प्रसाद जो है वो ऊपर ही मिलेगा, गौरीकुंड और शिवकुंड के पास ही, लेकिन नीचे जो है वो खाने पीने का सामान, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो ये अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, लोग यहाँ पर अपने पत्थर लगा करके घर बनाते हैं, एक मान्यता है। यात्रा का दूसरा हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, क्योंकि असली पार्ट वो ही होगा, वो 1-2 दिनों के बाद रिलीज़ होगा।